बुक्स विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज की किताब है से व्हाट यू मीन बाय ओरेन जे सोफर। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी से बात कर रहे थे, कोई बहुत करीबी, घर का कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई कॉलीग, और बात करते करते अचानक कुछ ऐसा हो गया जो आप चाहते नहीं थे। आपने कुछ कहा और वो निकला कुछ और। आपके मन में था मुझे समझा दो, और मुंह से निकला तुम कभी नहीं समझते। आपके मन में था मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मुंह से निकला तुम हमेशा बिजी रहते हो। और फिर वो पल आता है जब दूसरा इंसान चुप हो जाता है या पलटकर कुछ तीखा बोल देता है, और आप दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। उस पल में आप सोचते हैं मैंने ये कहा क्यों, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन वो पल जा चुका होता है। यही है वो प्रॉब्लम जिसे ओरेन जे सोफर ने इस किताब में एड्रेस किया है। हम सब बोलना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वो कहना जो हम एक्चुअली मीन करते हैं, और उससे भी कम लोग जानते हैं सुनना, सच में सुनना। से व्हाट यू मीन एक किताब है कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन ये कोई टिप्स और ट्रिक्स की किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो आपसे कहती है पहले खुद को समझो, तब दूसरों से बात करो। ओरेन जे सोफर कोई ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन कोच नहीं है। वो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन टीचर है और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी एनवीसी के ट्रेंड प्रैक्टिशनर भी हैं। उन्होंने दो बड़ी चीजें एक साथ मिलाई हैं, माइंडफुलनेस और कंपैशनेट कम्युनिकेशन। और ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि एक बार जब आप इसे समझ लें तो आपकी हर बातचीत बदल जाती है। आपकी बातचीत ऑफिस में, घर में, खुद से, हाँ खुद से भी। क्योंकि ओरेन कहते हैं जो बातचीत हम दूसरों से करते हैं वो असल में उस बातचीत का रिफ्लेक्शन है जो हम अपने अंदर करते हैं। अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो बाहर के शब्द भी शांत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहली बात जो ओरेन कहते हैं, और ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन है नहीं, वो ये है कि हम ज्यादातर बातचीत में प्रेजेंट नहीं होते। सोचिए, आखिरी बार जब कोई आपसे बात कर रहा था तो आप एक्चुअली क्या कर रहे थे अपने मन में? उनकी बात सुन रहे थे या अपना जवाब तैयार कर रहे थे? ये एक बहुत ऑनेस्ट सवाल है, और ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जवाब तैयार कर रहे थे। हम सुनते नहीं, हम वेट करते हैं। ओरेन इसे कहते हैं लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। जब कोई बोल रहा होता है, हमारा दिमाग पहले से ही 3 काम कर रहा होता है। 1, उनकी बात को जज कर रहा होता है। 2, उसे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से कंपेयर कर रहा होता है। और 3, अपना अगला पॉइंट रेडी कर रहा होता है। और इस सारी एक्टिविटी में हम सामने वाले को मिस कर देते हैं, उनकी असली बात को मिस कर देते हैं। ओरेन एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। कल्पना करो, एक पति और पत्नी है। पत्नी घर आती है, थकी हुई है, और कहती है आज बहुत बुरा दिन था, बॉस ने फिर से सबके सामने मुझे एम्बैरस किया। अब पति का ब्रेन तुरंत क्या करता है? सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। तुम्हें एचआर को कंप्लेंट करनी चाहिए, या नेक्स्ट टाइम ऐसे हैंडल करो। लेकिन पत्नी ये नहीं चाहती थी। उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, उसे बस ये चाहिए था कि कोई कहे यार ये तो बहुत अनफेयर हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। वो सुनी जाना चाहती थी, अंडरस्टूड फील करना चाहती थी। और पति ने टेक्निकली कुछ गलत नहीं किया, उसने एडवाइस दी, लेकिन वो उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं था। वो उसकी फीलिंग्स तक नहीं पहुंचा। यही है जो ओरेन पहली फाउंडेशन कहते हैं, प्रेजेंस। प्रेजेंट होना मतलब फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उस कॉन्वर्सेशन में होना। अपने फोन से नजरें उठाकर अपने दिमाग की बैकग्राउंड चैटर को थोड़ी देर के लिए पॉज करके। और ये करना जितना सिंपल लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग को वॉन्डरिंग की आदत है। एक स्टडी में पाया गया कि हम अपने दिन का लगभग 47% समय कहीं और होते हैं, मन में। बॉडी यहां होती है लेकिन अटेंशन कहीं और। तो ओरेन कहते हैं प्रैक्टिस करो। जब कोई बात कर रहा हो, कॉन्शियसली अपनी ब्रेथ को फील करो। ये एक एंकर है, ये आपको वापस खींचता है यहां, अभी, इस इंसान के पास। ये छोटी सी चीज एक कॉन्वर्सेशन को कंप्लीटली बदल देती है। लेकिन प्रेजेंस के साथ एक और चीज जरूरी है, और ये है इंटेंशन। इससे पहले कि आप कोई बात कहें, खुद से एक सवाल पूछो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा इंटेंशन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ओरेन कहते हैं हर कॉन्वर्सेशन में हमारे 2 तरह के इंटेंशंस हो सकते हैं। एक है टू कनेक्ट, दूसरा है टू प्रोटेक्ट। जब हम कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो हम खुले होते हैं, हम जेन्युइन होते हैं,
हम सामने वाले को एक्चुअली समझना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो हम डिफेंड कर रहे होते हैं अपना ईगो, अपनी इमेज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच एक्चुअली कनेक्शन के बारे में नहीं होती, वो प्रोटेक्शन के बारे में होती हैं। कोई नहीं चाहता गलत दिखना, कोई नहीं चाहता कि उनकी बात डिसमिस हो जाए, तो हम लड़ते हैं, पॉइंट्स प्रूव करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में रिलेशनशिप को डैमेज कर देते हैं। ओरन का सजेशन है, नेक्स्ट टाइम जब कोई कॉन्वर्सेशन टेंस होने लगे तो 1 सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से पूछो कि अभी मेरा इंटेंशन क्या है। क्या मैं कनेक्ट करना चाहता हूं या प्रोटेक्ट करना चाहता हूं? ये अवेयरनेस अकेले ही बहुत कुछ बदल देती है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। 2 दोस्त हैं, राहुल और विक्रम। राहुल ने एक बिजनेस आइडिया शेयर किया। विक्रम को लगा ये आइडिया काम नहीं करेगी, तो विक्रम ने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं होगा। राहुल को बुरा लगा, उसने डिफेंड करना शुरू किया। विक्रम ने और क्रिटिसाइज किया और देखते देखते एक कॉफी की बातचीत एक आर्ग्यूमेंट में बदल गई। अब सोचिए, अगर विक्रम ने पहले खुद से पूछा होता कि मेरा इंटेंशन क्या है, क्या मैं राहुल की हेल्प करना चाहता हूं या मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मेरी जजमेंट बेटर है, शायद वो अलग तरह से बोलता। शायद वो कहता, यार इंटरेस्टिंग आइडिया है, मुझे कुछ कंसर्न्स हैं, सुनोगे? ये एक ओपन डोर है, वो पहला वाला एक वॉल। सेम इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंटेंशन, कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इस पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और यह है ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन का फर्क। यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने लगते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि यह कितना रेवोल्यूशनरी है। ओरन कहते हैं, जब हम बात करते हैं हम मोस्टली इवैल्यूएशंस बोलते हैं, नॉट ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन है फैक्ट, जो एक्चुअली हुआ, जो आपने देखा, सुना, मेजर किया। इवैल्यूएशन है आपकी इंटरप्रिटेशन, आपका जजमेंट, आपकी स्टोरी जो आपने उस फैक्ट के ऊपर बनाई। एग्जाम्पल, आपका रूममेट डिशेस नहीं धोता। ऑब्जर्वेशन होगा, पिछले 3 दिनों से डिशेस सिंक में पड़ी है। इवैल्यूएशन होगा, तुम इतने लेजी हो, तुम्हें कोई केयर नहीं। अब बताइए, अगर आप वो दूसरा सेंटेंस सुनेंगे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डिफेंस, मैं लेजी नहीं हूं, या काउंटर अटैक, पहले खुद की आदतें देखो। कनेक्शन जीरो, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। लेकिन अगर पहला सेंटेंस सुनेंगे, पिछले 3 दिनों से डिशेस सिंक में पड़ी हैं, तो शायद रूममेट खुद कहे, हाँ यार सॉरी, आज धो देता हूं। ये लैंग्वेज की शक्ति है। ओरन कहते हैं, जब हम इवैल्यूएशन बोलते हैं तो हम दूसरे इंसान को लेबल करते हैं, उन्हें एक बॉक्स में डाल देते हैं, और इंसान नेचुरली उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, डिफेंसिवली। लेकिन ऑब्जर्वेशन वो न्यूट्रल है, वो जस्ट एक फैक्ट है जिस पर दोनों अग्री कर सकते हैं, और जब दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर खड़े होते हैं तब असली बातचीत शुरू हो सकती है। ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगली बार जब आप किसी से कंप्लेन करने वाले हैं, रुकिए और सोचिए, क्या मैं फैक्ट बोल रहा हूं या जजमेंट? तुम हमेशा लेट आते हो, ये इवैल्यूएशन है। आज तुम 45 मिनट्स लेट आए, ये ऑब्जर्वेशन है। तुम बहुत सेल्फिश हो, इवैल्यूएशन। जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी तुमने मना कर दिया, ऑब्जर्वेशन। नोटिस करिए, ऑब्जर्वेशन में ताकत कम नहीं है, लेकिन उसमें अटैक नहीं है, और अटैक के बिना दूसरा इंसान एक्चुअली सुन सकता है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद बहुत लोगों को सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट लगती है, फीलिंग्स। आप सोच रहे होंगे, फीलिंग्स ये तो सबको आती हैं, लेकिन ओरन कहते हैं ज्यादातर लोग एक्चुअली अपनी फीलिंग्स नहीं बोलते, वो थॉट्स बोलते हैं जिन्हें वो फीलिंग्स समझ रहे होते हैं। फर्क क्या है? जेन्युइन फीलिंग होती है खुश, दुखी, डरा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवेल्म्ड, कंफ्यूज्ड, ग्रेटफुल। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये फीलिंग नहीं है, ये थॉट है, ये इंटरप्रिटेशन है। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये एक एक्यूजेशन है जो मुझे लग रहा है कि साथ रैप हुई है। रियल फीलिंग होती, मैं लोनली फील कर रहा हूं या मुझे हर्ट हो रहा है। ये डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप जेन्युइन फीलिंग बोलते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं, और वल्नरेबिलिटी कनेक्शन बनाती है। लेकिन जब आप थॉट को फीलिंग की तरह बोलते हैं तो आप एक्चुअली ब्लेम कर रहे होते हैं, और ब्लेम वॉल्स बनाती है। ओरन कहते हैं अपनी फीलिंग्स को नेम करना एक स्किल है, इसे इमोशनल वोकैबुलरी कहते हैं। जितना बड़ा आपका इमोशनल वोकैबुलरी होगा, उतनी एक्यूरेटली आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और उतना ही आपको अंडरस्टूड महसूस होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिसर्च कहती है कि सिर्फ अपनी फीलिंग को नेम करने से, जैसे मैं एंग्शियस हूं,
उस फीलिंग की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। जब हम इमोशन को शब्द देते हैं तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे रेगुलेट करने लगता है। तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन की टेक्निक नहीं है, ये इमोशनल हेल्थ का हिस्सा है। अगली बार जब आप अपसेट हों, रुकिए और पूछिए खुद से, मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूं? सैड, स्कैर्ड, एम्बैरेस्ड, डिसअपॉइंटेड, जेलस, ओवरवेल्म्ड? जब आप उस फीलिंग को एक्यूरेटली नेम करेंगे तो वो इतनी अनकंट्रोलेबल नहीं लगेगी। और अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो मुझे पर्सनली इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा लगता है, नीड्स। ओरन कहते हैं हर फीलिंग के पीछे एक नीड होती है, हर बिहेवियर के पीछे एक नीड होती है। अगर आप किसी से एंग्री हैं, उसके पीछे एक अनमेट नीड है। शायद रिस्पेक्ट की नीड है, शायद फेयरनेस की नीड है, शायद इंक्लूजन की नीड है। अगर आप सैड हैं तो उसके पीछे भी एक नीड है, कनेक्शन की, सेफ्टी की, रिकग्निशन की। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो ओरन आपसे करवाना चाहते हैं। हम ज्यादातर लोगों को जज करते हैं उनके बिहेवियर के हिसाब से। वो इंसान बैड है क्योंकि उसने ये किया। लेकिन एनवीसी की फिलॉसफी कहती है हर इंसान हर समय अपनी नीड्स को मीट करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी वो तरीके डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन नीड खुद यूनिवर्सल और वैलिड होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है जो क्लास में बार बार डिस्टर्ब करता है। टीचर उसे प्रॉब्लम स्टूडेंट मानती है। लेकिन अगर आप उस बच्चे की नीड्स देखें, शायद उसे अटेंशन की नीड है, रिकग्निशन की, बिलोंगिंग की। उसका बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन उसकी नीड वैलिड है। जब हम ये लेंस लगाकर लोगों को देखना शुरू करते हैं तो हमारा एंगर थोड़ा सॉफ्टन होता है, जजमेंट कम होता है और एम्पैथी ज्यादा। अब अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को याद करिए, कोई सिचुएशन जिसमें आप किसी से नाराज थे। उस इंसान के बिहेवियर के पीछे क्या नीड रही होगी? शायद कंट्रोल की, सिक्योरिटी की, रिस्पेक्ट की। और आपकी नाराजगी के पीछे आपकी कौन सी नीड अनमेट थी? ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि ये हमें विलन और विक्टिम की सिंपल स्टोरी से बाहर निकालती है, लेकिन यही वो जगह है जहां से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर हम बोलें कैसे जब हमें कुछ चाहिए किसी से? ओरन इसे कहते हैं रिक्वेस्ट्स। रिक्वेस्ट्स डिमांड्स नहीं। ये फर्क बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। डिमांड होती है ये करो, और अगर दूसरा नहीं करता तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पनिशमेंट, विड्रॉल, एंगर। रिक्वेस्ट होती है क्या तुम ये कर सकते हो, और दूसरा जेन्युइनली नो कह सकता है विदाउट फियर। ओरन कहते हैं एक रियल रिक्वेस्ट के 3 क्वालिटीज होती हैं। पहली, वो स्पेसिफिक होती है। स्पेंड मोर टाइम विथ मी, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये वेग है। क्या हम फ्राइडे को टुगेदर डिनर कर सकते हैं? ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है जिस पर यस या नो हो सकता है। दूसरी, वो प्रेजेंट फोकस्ड होती है। आप अभी के लिए कुछ मांग रहे हो, फ्यूचर की गारंटी नहीं। तीसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, वो ओपन होती है, मतलब दूसरे का नो इज एज वैलिड एज यस। ये आखिरी पॉइंट बहुत लोगों को हार्ड लगती है। अगर मैं नो एक्सेप्ट कर लूं तो मेरी नीड मीट नहीं होगी। ओरन का जवाब है अगर आपकी रिक्वेस्ट में एक्चुअली नो की स्पेस नहीं है तो वो रिक्वेस्ट नहीं थी, वो डिमांड थी। और लोग डिमांड्स को फील कर लेते हैं, और जब वो फील करते हैं कि उन पर प्रेशर है तो वो या तो कंप्लाई करते हैं रिजेंटमेंट के साथ या रेजिस्ट करते हैं। दोनों में कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब कोई फील करता है कि उनके पास जेन्युइन चॉइस है तो वो फ्रीली चूज कर सकते हैं, और जब वो यस कहते हैं वो जेन्युइनली यस कहते हैं। उस यस में वार्मथ होती है। इसीलिए ओरन कहते हैं लर्न टू मेक रिक्वेस्ट्स नॉट डिमांड्स, एंड लर्न टू हियर नो विदाउट टेकिंग इट पर्सनली। क्योंकि नो एक रिजेक्शन नहीं है। नो मतलब है उस इंसान की भी कोई नीड है जो इस मोमेंट में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, बस। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जो सबसे चैलेंजिंग होती है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। वो कॉन्वर्सेशंस जो हम टालते रहते हैं हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों। कोई फैमिली मेंबर जिससे आप सच में बात नहीं कर पाए, कोई फ्रेंड जिसने कभी हर्ट किया और आपने कहा कोई बात नहीं लेकिन कुछ तो था, कोई बॉस जिसके सामने आप हमेशा अग्री कर देते हैं लेकिन अंदर से आप कुछ और सोचते हैं। ये कॉन्वर्सेशंस क्यों हार्ड होती हैं? ओरन कहते हैं क्योंकि इनमें वल्नरेबिलिटी होती है, और हम वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर मैंने सच कहा तो वो मुझसे एंग्री हो जाएंगे, या रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगी, या मैं वीक दिखूंगा। और इस डर में हम साइलेंस चूज करते हैं, या पैसिव अग्रेशन, या इवेंचुअली एक बड़ा एक्सप्लोजन। ओरन कहते हैं कोई भी कॉन्वर्सेशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, उसे 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। पहला, क्लैरिटी।
आप एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, ये सरप्राइजिंगली अक्सर अनक्लियर होता है हमें खुद। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी अक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस, सब एक साथ। तो पहले खुद के साथ बैठो, लिखो, सॉर्ट आउट करो मेरा कोर मैसेज क्या है। दूसरा, केयर। याद रखो आप उस इंसान की केयर करते हो, इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप केयर नहीं करते तो आप ये कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। इस केयर को अपने वर्ड्स में रखो। मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तीसरी, क्यूरियोसिटी। एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में एंटर करो विद जेन्युइन क्यूरियोसिटी। मुझे नहीं पता उनका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानना चाहता हूं। ये माइंडसेट आपको डिफेंसिव होने से बचाती है। और एक बात, टाइमिंग मैटर करती है। ओरन कहते हैं जब दोनों लोग डिसरेगुलेटेड हो, जब इमोशंस हाई हो, वो बेस्ट टाइम नहीं है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का। पहले खुद को रेगुलेट करो, थोड़ा स्पेस लो और फिर आओ। मैं अभी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। क्या हम शाम को बात कर सकते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है, ये अवॉइडेंस नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है जो ओरन शेयर करते हैं जिसे मुझे यहां जरूर बताना है। वो कहते हैं हम सब एक तरह की कंडीशनिंग लेकर जीते हैं। हमारे बचपन में, हमारे घर में, हमारे कल्चर में जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स थे वो हमारे अंदर डीपली बैठ गए हैं। अगर आपके घर में एक्सप्रेस नहीं होते थे तो शायद आप भी साइलेंटली सफर करते हैं। अगर आपके घर में आवाज उठाकर बात होती थी तो शायद आप भी ऑटोमेटिकली लाउड हो जाते हैं जब थ्रेटेंड फील करते हैं। ये पैटर्न्स कॉन्शियस नहीं होते, ये ऑटोमेटिक होते हैं। और यही वो जगह है जहां माइंडफुलनेस आती है। ओरन कहते हैं जब आप कोई कॉन्वर्सेशन में होते हो और सडनली आपको फील होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपकी चेस्ट टाइट हो गई, आपकी आवाज हार्ड होने लगी, रुकिए। ये वो मोमेंट है जब आपका नर्वस सिस्टम थ्रेट फील कर रहा है। ये आपका कंडीशनिंग है जो एक्टिवेट हो रहा है। और जब हम इस स्टेट में होते हैं तो हम अपनी वर्स्ट कम्युनिकेशन करते हैं। हम कहते हैं वो जो हमें नहीं कहना था। तो ओरन कहते हैं ये नोटिस करना सीखो। इसे वो कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग योर एज। वो मोमेंट जहां आप रिएक्टिव होने वाले हैं, और उस मोमेंट में पॉज करो, ब्रीथ करो, अपने बॉडी को फील करो। ये 10 सेकंड की पॉज एक कॉन्वर्सेशन को सेव कर सकती है, एक रिलेशनशिप को सेव कर सकती है। चलिए अब एक बड़ी सच्चाई की बात करते हैं। ओरन कहते हैं हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी में एक पर्टिकुलर स्टाइल में स्टक है। कुछ लोग हैं जो हमेशा अकोमोडेट करते हैं, वो हमेशा हाँ कहते हैं, वो रेयरली अपनी नीड्स एक्सप्रेस करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट से इतना डरते हैं कि वो खुद को ही डिसअपियर कर देते हैं कॉन्वर्सेशंस में। और कुछ लोग हैं जो ऑपोजिट हैं, वो अपना पॉइंट अग्रेसिवली पुश करते हैं, वो लाउडली कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, लेकिन वो रेयरली रुककर सोचते हैं कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। दोनों एक्सट्रीम्स में बैलेंस नहीं है। ओरन का आइडियल है असर्टिवनेस विद एम्पैथी, अपनी बात क्लियरली और ऑनेस्टली कहने की हिम्मत, और साथ ही दूसरे को जेन्युइनली सुनने की विलिंगनेस। ये बैलेंस आता है प्रैक्टिस से, ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन शुरुआत होती है अवेयरनेस से। ये पहचानना कि मेरा डिफॉल्ट पैटर्न क्या है, क्या मैं ओवर अकोमोडेट करता हूं या ओवर असर्ट, और फिर इंटेंशनली उस पैटर्न को एडजस्ट करना। इस किताब का एक और ब्यूटीफुली सिंपल लेकिन डीपली इंपॉर्टेंट आइडिया है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। ओरन कहते हैं वेट, WAIT, why am I talking? Before you speak, especially in a heated moment, ask yourself, why am I talking? क्या मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सिचुएशन बेटर होगी, क्योंकि इससे दूसरे इंसान को हेल्प होगी, या मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट वर्ड चाहिए, मुझे राइट प्रूव करना है, मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। ये 1 सेकंड का पॉज, ये एक क्वेश्चन, और ये आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम कहते हैं जो एक्चुअली कहनी नहीं चाहिए थी। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो होने नहीं चाहिए थे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो निकल गए और वापस नहीं आ सकते। अगर हम वेट का प्रैक्टिस करें तो इनमें से बहुत कुछ रुक सकता है। साइलेंस भी एक रिस्पॉन्स है, और कभी-कभी वो सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होती है। और अब हम आते हैं उस बात पर जो शायद इस पूरी किताब की सबसे गहरी इंसाइट है। ओरन कहते हैं रियल कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है। जब तक हम दूसरे इंसान को फंडामेंटली अपने जैसा नहीं देखते, एक ऐसा इंसान जो भी दर्द फील करता है, जो भी लव चाहता है, जो भी फियर रखता है, तब तक सारी टेक्निक्स सरफेस पर ही रहेंगी। ये एक फिलॉसफिकल पॉइंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है। जब आप किसी डिफिकल्ट इंसान से बात करें, किसी से जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, एक मोमेंट के लिए सोचिए, ये इंसान भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है,
ये इंसान भी रिस्पेक्टेड और लव्ड महसूस करना चाहता है। ये इंसान भी उन कंडीशनिंग्स को कैरी कर रहा है जो उसे बिना चूज किए मिली। ये थिंकिंग आपको उनके ओपोनेंट से उनके कॉन्वर्सेशन पार्टनर बनाती है, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। तो फाइनली इस सफर को समेटते हैं। से व्हाट यू मीन एक किताब है जो आपसे कहती है कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे आप एक्चुअली सीख सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है खुद से। प्रेजेंट होना सीखो, अपने फोन से, अपने रेसिंग थॉट्स से, अपनी एंजाइटी से ऊपर उठकर उस इंसान के साथ जो सामने है। अपने इंटेंशन को चेक करो, क्या मैं कनेक्ट करना चाहता हूं या प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। ऑब्जर्वेशंस और इवैल्यूएशंस में फर्क सीखो, फैक्ट्स बोलो, जजमेंट्स नहीं। अपनी फीलिंग्स को नेम करना सीखो, जेन्युइनली। थॉट्स को फीलिंग्स की तरह मत बोलो। अपनी नीड्स को पहचानो और दूसरों की नीड्स में क्यूरियोसिटी रखो। रिक्वेस्ट्स करो, डिमांड्स नहीं। वेट करो, व्हाई एम आई टॉकिंग बिफोर यू स्पीक। और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड मत करो। वो कॉन्वर्सेशंस जो आपने टाल रखी हैं, उनमें से बहुत सारी रिलेशनशिप चेंजिंग हो सकती हैं। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक प्रैक्टिस है, रोज की प्रैक्टिस। लेकिन शुरुआत एक कॉन्वर्सेशन से होती है, एक मोमेंट से। आज कोई एक बातचीत है जो आपने टाल रखी है, कोई एक बात जो आप कहना चाहते हो लेकिन वर्ड्स नहीं मिले, या कोई एक इंसान है जिसे आप एक्चुअली सुनना चाहते हो जेन्युइनली। वहीं से शुरू करिए। से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। इस वीडियो में आपने एक चीज सीखी हो जो आपको वैल्यूएबल लगी हो, वो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे जेन्युइनली जानना है कि आपको कौन सी इनसाइट सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई। और अगर आप ऐसी ही बुक समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं जो आपको जेन्युइनली कुछ दे जाएं, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन बल्कि पर्सपेक्टिव, तो बुक्स विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम किताबें नहीं पढ़ते, हम उनके साथ बातें करते हैं। मिलते हैं अगली बार।